परमाणु क्या है इसके बारे में समझो कि परमाणु के लिए जो परिभाषा बताई जाती है वो ये कही जाती है कि प्रकृति का वह सूक्ष्मतम कण, प्रकृति का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे भाग ले। ये तो परिभाषा है, जस्ट एक परिभाषा है, ठीक है। हम इस परिभाषा को जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे कि परिभाषा कह क्या रही है, बिना टूटे भाग ले क्या ले। तो पहले तो ये समझो कि परमाणु है क्या। परमाणु इस पूरे प्रकृति का एक बहुत छोटा कण है। कितना छोटा है तो आप कल्पना के लिए समझिए कि सुई की नोक के ऊपर एक बार में 3 करोड़ से ज्यादा परमाणु बैठ सकता है। एक सुई की नोक पर बात कर रहा हूं मैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा बैठ सकता है तो वो कितना छोटा होता होगा। वो हमारी खुली आंखों से हमें नहीं दिखाई दे सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके सर्वप्रथम जो बात बताई थी वो किसने बताई थी, वो थे महर्षि कनद, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भूतकाल में एक बहुत फेमस महर्षि थे, उनका नाम था कनद। और कनद ने पहली बार ये बताया था परमाणु के बारे में। उन्होंने कहा कि धरती, ये जो पूरी हमें धरती ब्रह्मांड दिखाई देता है वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उन कणों को हम परमाणु नाम से जानते हैं। और परमाणु शब्द बना कैसे है, तो वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला परम प्लस अणु, ठीक है, यानी वो परम अणु से मिलकर बना है। यहाँ परम शब्द का मतलब क्या है, अति से, और अति शब्द का मतलब क्या है, अति सूक्ष्म से। यहाँ पे जो परम को ना जब बोलते हैं किसी में परम लगा देते हैं, परम का मतलब होता है एकदम से, मैक्स वैसे करके अति, ठीक है। तो यहाँ पे अति सूक्ष्म है, यहाँ पे परम शब्द का तात्पर्य अति सूक्ष्म से है। और अणु का संबंध कण से है, ठीक है। अणु को, क्योंकि वैदिक भाषा में अणु का मतलब कण होता है, यानी जो प्रकृति का अति सूक्ष्मतम कण होगा और जिससे छोटा कोई कण नहीं हो सकता, उसी कण को हम एक परम अणु कहेंगे। और वही परम अणु क्या कहलाएगा, परमाणु। समझ आ गई बात। तो परमाणु शब्द का मतलब ये है कि कनद ने जब बताने की कोशिश की तो ये कहा कि जो भी ये हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, हमारी धरती या जो भी हमें ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ये समस्त ग्रह, हमारी धरती कुछ परम सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इन्हीं परम सूक्ष्म कणों को हम परमाणु नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और इसी चीज को लगभग कह सकते हो कि कॉपी किया जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में, ठीक है। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है जो आप कहते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने लगभग कह सकते हो कि कनद की जो भी थियरीज थी उन्हें कॉपी किया और बताया कि उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोला, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड इनटू सब पार्टिकल एंड टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एटम। भाई अंग्रेज था तो अंग्रेजी में बोल रहा था, इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी वही चीज हिंदी वाला सब पलट के बोला उसने। उसका भी कहना यही था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिला बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जो पहले उन्होंने कहा वही उन्होंने कहा। अब उनका परमाणु था और इसका क्या हो जाएगा, एटम, ठीक है। इतना ही फर्क आप समझो पहले, ठीक है। कनद के लिए वो परमाणु है और डाल्टन के लिए वही चीज क्या है, एटम है, ठीक है। आप एटम बॉम्ब सुने होगे, परमाणु बॉम्ब सुनोगे, वही चीज है। लेकिन जॉन डाल्टन की थियरीज बहुत लंबे समय तक नहीं चली, बाद में ये फेल हो गई, ठीक है। बाद में ये फेल हो गई क्योंकि बाद में मालूम चल गया कि इन्होंने क्या कहा था, परमाणु टूट नहीं सकता। इनका ये कहना था जॉन डाल्टन का कि परमाणु टूट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमें क्या मालूम चला कि परमाणु टूट सकता है, ठीक है। इनका कहना था परमाणु टूट नहीं सकता, लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि परमाणु टूट सकता है। और वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 3। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन नाम सुना होगा ना आपने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब आप जॉन डाल्टन कह रहे हैं कि परमाणु टूट नहीं सकता और मालूम चला परमाणु टूट सकता है और 3 कणों से मिलकर बना है, तो इनकी थ्योरी तो खत्म हो गई, धराशायी हो गई। हाँ, बहुत समय नहीं चला। और जॉन डाल्टन का और क्या कहना था? जॉन डाल्टन का ये कहना था कि पूरे प्रकृति का हर एक पदार्थ, हर एक कण किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। सही बात है, परमाणु से मिलकर बना हुआ। यानी परमाणु जब आपस में मिलते हैं, अब जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये अणु। परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है? अणु। और अणु किसका निर्माण करता है? पदार्थ। अणु किसका निर्माण करता है? पदार्थ का निर्माण करता है। इसको यूं समझ लेते हैं, हम ABCD के एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो जो हमारा परमाणु है ये कैसा है? लाइक ABCD। और ABCD क्या है? ये लेटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश शब्दावली के लेटर्स हैं ABCD। ABCD से मिलता है तो क्या बनता है? वर्ड्स। लाइक बैट बन गया, ठीक, कैट बन गया, मैट बन गया, रैट बन गया। तो ये सब क्या है? ये वर्ड्स हैं, शब्द हैं, है ना। इनसे मिलता है तो क्या बनता है? वाक्य। अगर आप इनसे मिलाओगे तो हाँ, सेंटेंस या वाक्य। और हम भाषा में किसका इस्तेमाल करते हैं? वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक इस तरीके से परमाणु जब आपस में मिलेंगे, अब इसमें एक से ज्यादा आप बोल सकते हो मिलते हैं, ठीक है। अगर जब भी आपको क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है, तो शब्द में एक से ज्यादा लेटर यूज करोगे ना, तो आप कह सकते हो 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। और जब कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य का ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि बिना वाक्य के इस्तेमाल के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप किसी को बोलोगे A, वो कहेगा B, वो कहेगा C, कोई मतलब निकलता है इसका? कोई मतलब नहीं निकलता। पूरा बोलना पड़ता है ना, एक शब्द बनता है। तो हम शब्दों का वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, मार्कर यूज कर रहे हैं, बोर्ड यूज कर रहे हैं, खाना यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं, वो सब पदार्थ है ना। आप जानते हो पदार्थ है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? अणु से। और अणु किससे बने होंगे? परमाणु से। यानी हम अणु के लिए कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु की रचना होती है। बिल्कुल कह सकते हैं, यही परिभाषा है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु। और जब अणु सामूहिक रूप से होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। और पदार्थ हम मुख्य रूप से जो देखते हैं प्रकृति में, वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कौन कौन से आप पाते हैं? एक को आपने देखा होगा, ठोस, द्रव और गैस। क्या इनके अलावा भी पदार्थ की अवस्था होती है? तो जवाब है हाँ, होती है, लेकिन वो अस्थायी अवस्था है। हम मोटा मोटा अगर पदार्थ की अवस्था को बांटे तो 2 अवस्था कह सकते हैं। कौन कौन सी? एक को हम कह सकते हैं अस्थायी अवस्थाएं, एक को हम कह सकते हैं अस्थायी, और एक को हम कह सकते हैं अस्थायी। अब अस्थायी और अस्थायी में क्या मतलब है? अस्थायी ऐसी अवस्थाएं हैं जो बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, रुकती, तभी तो अस्थायी है। और स्थायी वो आप इसे जब चाहे देखेंगे तो ये अस्थायी रूप में आपको दिखाई देंगी। और जो अस्थायी रूप में कौन कौन सी होती है? तो वो यही 3 हैं आपकी, ठोस, द्रव, गैस। यही तीनों आपकी स्थायी अवस्था है। इसके अलावा जो भी पदार्थ की अवस्था होती है, ठीक है, वो अस्थायी है, वो कुछ समय के लिए बनेगी फिर चली जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो अस्थायी अवस्था में हम जिसका नाम पहचानते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, ये बात समझ आ गई? प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था अस्थायी अवस्था है। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या बताया? प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण है, मान लिया। परमाणु टूट नहीं सकता, जब तक इनकी थ्योरी थी तब तक नहीं टूटता था, बाद में जब मालूम चल गया तब ये फेल हुई। उन्होंने कहा टूट नहीं सकता। जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, यानी हर पदार्थ की रचना किससे होती है? परमाणुओं से होती है। जॉन डाल्टन में कोई समस्या? इन्होंने जब जो बातें कही थी इतनी कही थी, इनकी बात कैसे फेल हो गई? इन्होंने कहा परमाणु टूट नहीं सकता, बाद में परमाणु टूट जाएगा। और बाद में जब पहले परमाणु टूटेगा तो कितने भागों में टूटता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब पहली बार टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ, जब इलेक्ट्रॉन की पहली बार खोज की गई उसी के साथ ये थियरी रद्द हो गई कि ये थियरी काम नहीं कर रही है, परमाणु तो टूट सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। कोई डाउट मन में किसी तरह का? सिंपल है। अब तो इसके साथ शुरू होता है, परमाणु टूटने के सिलसिले के साथ शुरू होता है आपके चैप्टर की पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है,
जो लिखा है ना अपरमाणविक कणों की खोज, अपरमाणु मतलब जो परमाणु के अंदर हैं, ठीक है। परमाणु के कणों की खोज, परमाणु में कौन से कण है? 3 कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। तो पहली शुरुआत होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ, ठीक है। कोई समस्या हो तो ईजी था। आइए देखते हैं। तो अब हमें अच्छा पहले इस लाइन को जस्टिफाई कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ था, जो प्रकृति का वास्तु सूचना का जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे भाग लेता है। सवाल, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ये भी समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया क्या है? और जब रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया समझ में आ जाएगी तो रासायनिक अभिक्रिया में कैसे बिना टूटे भाग लेता है हम इसको भी समझ लेंगे भी फटाक से। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ मेरे पास, एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कागज। मेरे पास एक पदार्थ है कागज, ठीक है, कागज पदार्थ है, ठीक है। अब कागज पदार्थ को अगर मैं काट दूं, ठीक है, या फाड़ दूं, ठीक है, आप ये कहता हूँ फाड़ देता हूँ, बैठ जाओ, आ रहे, गुड इवनिंग, हाँ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं कागज को फाड़ दूं तो क्या फटा हुआ कागज कागज नहीं होगा? कागज ही होगा, लेकिन अब वो पहले से छोटा हो गया है, तो मैं बोलूँगा भौतिक परिवर्तन है। तो अगर मैं कागज को जला दूं, ठीक है, अगर मैं इसको जला दूं तो जला देने से क्या होगा? राख बचेगी। क्या राख कागज जैसी दिखाई दे रही है? नहीं। तो जब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने मूल स्वरूप को पूर्ण रूप से खो दिया तो वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ, अपने मूल रूप से वो अभी भी मैच खाता है, तो वो क्या है? तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। दोनों में अंतर क्या है? जो परमाणु अणु इसके पास है वही परमाणु अणु इसके पास भी है, दोनों के परमाणु अणुओं में कोई अंतर नहीं आया, खाली आकार में अंतर आ गया। वो पहले स्मूथ था, फटा फटा सिकुड़ा सिकुड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? जो परमाणु अणु यहाँ थे वो यहाँ बदल गए। यानी जब किसी परिवर्तन के दौरान परमाणु या अणु आपस में बदल जाते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये बात समझ आ गई? किसी भी परिवर्तन में, किसी भी प्रकार का दुनिया का कोई भी परिवर्तन, यदि आपका परमाणु अणु उसमें बदल गया तो हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। परमाणु अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर परमाणु अणु में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक, नहीं हुआ तो भौतिक। सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा H2 प्लस O2 दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? H2O। तो इसको हम 2H2 ले लेते हैं तो बनाता है 2H2O। समझने वाली बात क्या है? यहाँ हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ ऑक्सीजन लिया, यहाँ बना वाटर, जल का अणु बना। H2 H गैस है, O गैस है, लेकिन पानी लिक्विड है, तरल पदार्थ है। 2 गैस ली, बन गया लिक्विड, ठीक है। हमने 2 तरल पदार्थ लिए और बन गया द्रव, लिक्विड बन गया। सोचने वाली बात क्या है? ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, लेकिन इस लिक्विड में अभी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में मौजूद है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में मौजूद है। बस क्या है कि स्वरूप बदल गया, पदार्थ जरूर बदल गए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हाइड्रोजन के रूप में गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो वहाँ पे आधा हाइड्रोजन जाएगा, 1.25 हाइड्रोजन जाएगा, 1.6 हाइड्रोजन चला गया, ऐसा नहीं किया। जहाँ जाएगा पूर्ण रूप से जाएगा, या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा 1.3 चला गया, 0.5 चला गया, ऐसा नहीं जाएगा। टूट के नहीं जाएगा, जहां जाएगा पूरा जाएगा, टूट के नहीं जाएगा। ये लाइन समझ आ गई? इसीलिए कहा गया कि बिना टूटे भाग लेता है। अगर टूट के जाता तो बोलते थे 1.5 चला गया, 1.3 चला गया, 1.2 चला गया। टूट तो गए ना, जितना जाएगा पूरा जाएगा। नंबर्स मल्टीपल होते जाएंगे। 4 गया है तो 4 गया है, 8 गया है, 7 गया है, 6 गया है, 10 गया है, 12, 50 जो भी गया है, पॉइंट में नहीं जाने वाला, टूट के नहीं जाने वाला। इसीलिए कहा गया है किसी भी अभिक्रिया में भाग तो लेगा, लेकिन बिना टूटे भाग लेगा। कोई भी दुनिया की कोई भी अभिक्रिया जब भी होगी तो कोई भी परमाणु भाग जरूर लेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन बिना टूटे भाग लेता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, आओ, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज से शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज क्या थी। आओ इलेक्ट्रॉन खोज के बारे में फटाफट समझो। देखो इलेक्ट्रॉनिक खोज कहाँ की गई थी, तो कह सकते हैं कि थॉमसन की लैब में की गई थी, ठीक है। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने, कहा जाता है, देखो 3 नाम है, पहले 3 नाम रट लो क्या क्या है, ठीक है। एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन,
और एक है तुम्हारा न्यूट्रॉन। ये 3 नाम हैं। हमेशा इनके खोजकर्ता के नाम पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, प्रोटॉन खोज किसने की, न्यूट्रॉन खोज किसने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी, तो उनको नाम है जे थॉमसन, ये सब नाम सुना होगा। ठीक है, प्रोटॉन खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, इनके लिए नाम देते हैं रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की, इनके लिए नाम देते हैं जेम्स चैडविक। ठीक है, तो एक कोड है, ट्रिक है याद रखने की, लोग बताते हैं। वो कोड क्या है, ईटा पर नाचे, नाम सुना है ये कोड। ठीक है, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, टा से लोग थॉमसन। ठीक है, पर से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। ठीक है, और ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक। ये तो आपको ध्यान रखना है कि किसने किसकी खोज की, क्योंकि एक नंबर का सवाल बनता रहता है कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, प्रोटॉन खोज किसने की, न्यूट्रॉन खोजने की, तो बात की बात है। अब जरा बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज की कैसे गई। क्या हुआ था उस प्रयोग में, किसने किया, कब किया, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन की लैब है, एक लैब है जहाँ ये प्रयोग होगा। उस जे थॉमसन की लैब में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस ब्लेकर। ठीक है, उनके कह सकते हो कि जूनियर हैं। जूलियस ब्लेकर एक सेटअप बैठाते हैं, एक सेटअप लगाते हैं। उस सेटअप में वो क्या करते हैं, एक विसर्जन नली लेते हैं। विसर्जन नली का मतलब समझ जाओ, एक कांच की ट्यूब है, ऐसे कांच की ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर 2 तरफ मेटल की प्लेट लगाई गई, धातु की प्लेट लगाई गई। ठीक है, और धातु की प्लेट को तार से जोड़ा गया। ठीक है, तार से जोड़ा गया। अब तार से जोड़ने के बाद इसमें करंट सप्लाई पास करेंगे, कितना, 10,000 वोल्ट डीसी, 10,000 वोल्ट डीसी का करंट इसमें पास करेंगे इसके अंदर। लेकिन उसको पास करने से पहले इस जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या उत्पन्न करेंगे, निर्वात। तो एक मशीन आती है जो वैक्यूम क्रिएट करती है, उससे हमने क्या काम किया, इसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया। अच्छा, निर्वात का मतलब समझते हो, कुछ ना होना, जीरो, एक एक पार्टिकल को खींच के बाहर निकाल लेना। तो यहाँ क्या किया गया, निर्वात को उत्पन्न किया गया। निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम पंप से इसमें वैक्यूम बनाया गया। ये बात समझ आ गई। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर सब कुछ निकल गया है। अब इसमें जो हमने सप्लाई चालू की है वो 10,000 वोल्ट। अब ध्यान देखना, जो हम बैटरी में सिंबल बनाते हैं, जो बड़ा बनाते हैं वो प्लस को दर्शाता है, जो छोटा बनाते हैं वो माइनस को दर्शाता है। तो जो भी तार हम माइनस प्लेट से जोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक कैसी प्लेट हो जाएगी, माइनस प्लेट हो जाएगी। इसमें कोई समस्या, वो नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। और जिस प्लेट को प्लस तार से जोड़ेंगे वो प्लस प्लेट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो ये कैसी हो गई, प्लस प्लेट। अब सवाल उठता है इनको नाम देने का, किसको हम नाम देते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो कभी परमाणु होता है ना, अगर परमाणु पे 2 प्रकार के आवेश हो सकते हैं, एक धनावेश हो सकता है, ठीक है, या दूसरा ऋणावेश हो सकता है। ये तो समझते ही हो। ठीक है, ऋणावेश का मतलब माइनस वाला चार्ज, धनावेश का मतलब प्लस वाला चार्ज। अगर किसी एटम ए, मान लेते हैं कोई एटम ए है, उसके प्लस चार्ज लगा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये ए धनावेश है। अगर मैं बोलूँ बी के ऊपर कैसा चार्ज लगा है, माइनस, तो मैं बोलूँगा बी ऋणावेश है। तो जो धनावेश होता है ना, धनावेश को इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। हाँ, ये इसका नाम है, इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। क्योंकि कैटायन हम क्यों बोल रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है, और माइनस चार्ज को हम क्या पढ़ते हैं, एनायन। ठीक है, तो हमेशा ऋणावेश को हम नाम देते हैं एनायन। ठीक है, तो जो भी टर्मिनल, अब यहाँ पे 2 प्लेट है, माइनस और प्लस। अब इतना पता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है, ये पता है। प्लस हमेशा माइनस को खींचता है, माइनस हमेशा प्लस को खींचता है। प्लस प्लस से दूर भागता है, माइनस माइनस से दूर भागता है, ये पता है। अगर आप चुंबक ले लें, ठीक है, और चुंबक में तो नॉर्थ साउथ होता है, एक तरफ साउथ होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है। हाँ, अगर आप एक चुंबक को नॉर्थ के सामने नॉर्थ लेके आएंगे तो वो दूर भागता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ के सामने साउथ लेके आएंगे तो वो चुंबक चिपक जाता है आपस में। ठीक है, यानी अगर किसी चुंबक को आप पास लेके आएंगे तो होगा क्या,
कि अगर नॉर्थ के सामने साउथ आ गया तो चिपक जाएगा, मतलब अपोजिट विपरीत आता है तो चिपकता है, समान आता है तो दूर भागता है। तो जैसे बोलो NN के सामने आया दूर भाग जाएगा, NS के सामने आया चिपक जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन है और एनायन है। कैटायन एनायन का लॉजिक क्या है कि अगर ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, अगर दोनों सामने सामने पड़ गए तो चिपक जाएंगे, लेकिन अगर कहो प्लस प्लस पड़ गया तो दूर भाग जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस पड़ गया तो दूर भाग जाएंगे, नहीं आने वाले। लेकिन ये कहो प्लस माइनस के सामने आ गया तो दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि जब मैं कहूँ कैटायन में प्लस चार्ज है तो इसको कौन सी प्लेट अपनी तरफ खींचेगी? इन दोनों में से कौन सी प्लेट इसको खींचेगी? माइनस वाली खींचेगी। बहुत सीधी सी बात है। तो अगर जो माइनस प्लेट है वो अपनी तरफ इसको खींच लेगी और माइनस वाले कौन खींच लेगी? प्लस प्लेट खींच लेगी, ठीक है। तो ये जो नाम है ना इंग्लिश वाले, इसका नाम बन जाता है। तो माइनस प्लेट का नाम कैटायन से निकल के क्या बन जाएगा? कैथोड, ठीक है। और एनायन से नाम निकल के क्या आ जाएगा? एनोड। बात समझ आ गई? ये कैथोड एनोड कैसे बना हम पढ़ लेते हैं। इस प्लेट का नाम कैथोड, इस प्लेट का नाम क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि जब भी आप दो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उस दो प्लेट में जो भी कैटायन को खींचती है उसका नाम कैथोड दे देते हैं, ठीक है। हमेशा ये तरीका है, यही पहचान है। जो भी कैटायंस को अपनी तरफ खींचे उसका नाम कैथोड देना है, और जो एनायंस को अपनी तरफ खींचे उसका नाम एनोड देना है। कोई समस्या? बहुत सिंपल सा। इस तरीके से अब तक हमने इतना समझ लिया कि अपने प्लेट में नामकरण क्या करना है। नेगेटिव प्लेट को हमने क्या नाम देना है? फिर कैथोड। और प्लस प्लेट को क्या नाम देना है हमको? एनोड। तो ये समझ में आ गया कि कैथोड किसको देना है, एनोड किसको देना है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके पश्चात तुरंत इसमें से 10,000 वोल्ट की सप्लाई पास की। जैसे ही 10,000 वोल्ट करंट पास किया, इसके अंदर मुझे ग्लो दिखाई दिया, मतलब जूलियस प्लेट को ग्लो दिखाई दिया। ग्लो का मतलब हल्की सी ट्रांसपेरेंट चमक, ठीक है। मतलब इसके अंदर, और जब स्विच ऑफ करते हैं गायब, ऑन करते हैं आ जाती है, ऑफ ऑन करते हैं आ जाती है, ऑफ गायब बार बार। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर कोई गैस थोड़ी ना भरी है जो जल रही है। मान लो गैस भरी होती तो हम मान सकते थे, हमने तो निकाल लिया है सब कुछ, ठीक है। एक काम करो, सर को फोन करके देखो कहाँ है, नंबर नहीं है, लिखो 8957 57 333 214। पूछो कहाँ रह गए, आ रहे होंगे। यहां तक समझ आ गया? कोई समस्या? ठीक है। तो अब जिसके अंदर ग्लो आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ ग्लो है कि कुछ और है, ठीक है। तो उसके बीच में छोटा सा फैन लगाया गया, ऐसे छोटा सा फैन लगाया गया। अब उसके बाद फैन को किस तरीके से हवा में टिकाया गया। अब जब उसके बाद फैन लगाने के बाद जब सप्लाई चालू कर रहे हैं तो फैन घूमने लगा, ठीक है, घूमने लगा। बंद करें फैन बंद, चालू करें घूम रहा है। मतलब जितनी बार ऑन करें घूमे, ऑफ करें बंद हो गया। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, इसके अंदर जो कुछ चमक रहा है ना, वो सिर्फ चमक ही नहीं रहा है, वो सिर्फ चमक ही नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है, क्योंकि इसे टकरा रहा है तो ये घूम रहा है। अगर वो सिर्फ चमक ही रहा होता तो ये घूमता कभी नहीं। लेकिन अगर ये घूम रहा है तो इस बात का सबूत है कि नहीं, उसके अंदर चीजें गति कर रही हैं, और गति करके वो टकरा रही हैं, टकराने के फलस्वरूप वो घूम रही हैं। आज एग्जाम है क्या उनका? पूछ लो, अखिलेश सर से पूछो कि आज ही है क्या उनका एग्जाम, बताए क्या? अरे यार, हमको तो लगा कि शायद संडे को जाएंगे। हाँ, एक मिनट को अखिलेश से पूछ के आता हूँ, है ना? ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब ये घूम रहा है, इसका ये सबूत है कि इसके अंदर कुछ चीज चल रही है। और फैन घूमने की डायरेक्शन ये बता देगा कि कुछ चीज, अब फैन इधर से घूम रहा है, इसका मतलब है कि कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ चल रही है। एक बात समझ में आ गई? ये ऐसी कोई चीज है जो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रही है। अब क्या कंक्लूजन निकल रहा है? पहली चीज, इसके अंदर तो निर्वात है, कुछ है नहीं, और फैन घूम रहा है तो मुझे मालूम चला कि नहीं, कुछ चीज चल रही है, और जो चल रही है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है, ये भी बात मुझे मालूम चल गई। तो जब मुझे कुछ चीज दिख नहीं रहा था तो मैं इसको पहले स्थिति में कह सकता हूं ना कि अदृश्य किरणें, ये तो हम कह ही सकते हैं इसको, क्योंकि हमें दिख तो रही नहीं थी। अदृश्य किरणें। नंबर 2 कह सकता हूं कि ये कैसी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, ये भी कह सकता हूं ऋणावेशित होती हैं। अदृश्य होती हैं,
ऋणावेशित होती हैं। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं, अदृश्य होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। इनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है, इनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है। इसका क्या मतलब हुआ, स्वयं का द्रव्यमान होता है? इसका सीधा सा मतलब है इसके पास खुद का मास है, तभी तो टक्कर मारा है, सामने घूम रहा है। द्रव्यमान ना तो घुमा ही ना पाता, उसे हिला ना पाता। तो तीसरा पॉइंट ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, माइनस प्लेट की तरफ से निकल ली, इसलिए माइनस बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। अदृश्य इसलिए अदृश्य बोल देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। तीसरा, इसमें द्रव्यमान है तभी पंखे घुमा पा रहा है, ये भी समझ में आ गया, ठीक। इसके अलावा यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ये क्या मतलब, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं? जो चमक आ रही है ना उसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, जो चमक आ रही, बार बार प्रेस कर रहा हूं, बार बार आ रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। अब इस बात को साबित करने का समय आ गया था कि जो इस पे कण है, जो किरण है, वो सच में माइनस वाले हैं कि नहीं है। ये बात पता कैसे चलेगी? इसका बस एक ही तरीका था, क्योंकि हो सकता है माइनस ना हो फिर भी वो उस प्लेट से निकल रहा हो, बस इधर से निकल के उधर जा रहा हो। कैसे मालूम कि वो माइनस ही है? तो उसको पता करने का तरीका लगाया गया। बाहर माइनस की प्लस की प्लेट लगाई गई, ऐसे बाहर से प्लस की प्लेट इधर लगाई गई और उसके ऊपर इधर कैसे लगाई गई, माइनस प्लेट लगाई गई। तो जो किरण ऐसे निकल के जा रही थी सामने, यहां पहुंच रही थी, अब वो वहां जाके इधर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्लस पास में मिल गया, ठीक है। अगर निगेटिव जा रहा है, अगर उसको प्लस पास में मिल जाएगा तो वहीं चला जाएगा सीधा, इतनी दूर क्यों जाएगा, वो यहीं चला जाएगा। अब बटन चालू करने के बाद भी ये बंद हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस का कण निकल के यहीं चला जा रहा है, यहाँ तो गया ही नहीं, तो ये घूमेगा नहीं। अगर मैं प्लेट को ले जाके यहाँ ले आता हूँ, इसको हल्का हल्का टच करेगा, ये हल्का घूमेगा। अगर यहाँ लेके आता हूँ तो अब कण ऐसे होकर जाएगा तो फिर घूमने लगेगा। तो प्लेट को अगर मैं ऐसे करके देखता हूँ, इसकी पोजीशन बदल के, तो यहाँ करने से घूम रहा है, यहाँ करने से नहीं। तो ये बात तो सिद्ध हो गई थी कि नहीं भाई, ये बाह्य क्षेत्र में विक्षेपित भी हो रहा है और ये ऋणावेशित ही है। जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है कि ये ऋणावेशित ही है और बाह्य क्षेत्र में विक्षेपित होता है। कोई समस्या यहाँ तक? सारी बातें स्पष्ट हो गई। अच्छा, इसमें कोई रटने लायक था? आप सोचते रहो लिखते चले जाओगे, सोचते रहो लिखते चले जाओगे, रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब आंसर ऐसा रहता है, आता है एग्जाम में, लोग गिराट के जाते हैं, ऐसे किताब खोले थे, ये ऋणावेशित है, ये है, वो ऐसा रटते हैं, ठीक है। तुम खुद लॉजिक सोचो, तो मैं दिख रहा है वही लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ, सारे पॉइंट बनते चले जा रहे हैं मेरे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कह सकता हूँ, लास्ट नहीं है, इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो थोड़ा सा जैसे डीप स्टडी आएगी उसमें समझ में आएगा, मैं बोल तो दूंगा, ठीक है। यह